हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज से हम राजस्थान भूगोल की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और RSSMB ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद मिनिमम हम 3 महीने भी मान के चले तो 3 महीने तो हमारे पास अच्छे से तैयारी करने की, ठीक है। तो इन 3 महीनों में मैं कोशिश करूँगी कि आपको भूगोल, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल और इसके साथ ही हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, भूगोल और पॉलिटिकल तीनों ही करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वही है कि इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं और जो RSSMB का और RPSC का पैटर्न देखा है तो वो सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका सामान्य जो ज्ञान है इन तीनों विषयों को लेकर, आपकी सामान्य जो नॉलेज है वो भी अगर अच्छी होती है तो आप 80+ क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। तो इसमें सामान्य भी है और इसमें कुछ विशेष चीज़ें भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। एक नए पैटर्न से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ पर अगर कोई जगह है वो अगर भूगोल की दृष्टि से हाल ही में चर्चा में रहती है तो वहाँ से वो भूगोल का क्वेश्चन नहीं पूछकर पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, या फिर वो वहाँ से कोई ऐतिहासिक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने सोचा है कि जैसे जैसे हम भूगोल पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड अगर कोई ऐतिहासिक चीज़ है या फिर कोई वहाँ से राजनीतिक के संबंधित कोई चीज़ है तो उसको भी हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से हमारे राजस्थान भूगोल की सीरीज़ स्टार्ट करने होने वाली है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेटर और अच्छे ढंग से पढ़ा सकूँ और साथ के साथ याद करवाने की भी पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ पर ट्रिक्स लगती है वहाँ पर ट्रिक्स से समझाने की कोशिश करूँगी। और बाकी मैप भी लेकर आई हूँ, मैं अच्छे से मैप से भी समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय से। राजस्थान भूगोल का सामान्य परिचय, जिसमें उसका नामकरण यानी कि राजस्थान नाम कैसे हुआ, कैसे प्राचीन समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था और उसकी स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो जो राजस्थान है इसको ऋग्वेद काल में या फिर कह लें हम वैदिक काल में ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत के नाम से। तो ऋग्वेद के जो भी यज्ञ वगैरह थे वो हम ऐसे मानते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। ऋग्वेद में या वैदिक काल के अंदर जो यज्ञ वगैरह है वो ब्रह्मा के द्वारा किए जाते थे। इससे आपको याद रखना है कि ब्रह्मव्रत ऋग्वेद और वैदिक काल में कहा गया, क्योंकि 3-4 जगह है। जैसे वैदिक काल में क्या कहा गया, रामायण काल में क्या कहा गया, महाभारत काल में क्या कहा जाता था। तो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैं याद करने की दृष्टि से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में जो यज्ञ वगैरह है वो ब्रह्मा करता था, इसलिए राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया, ठीक है। रामायण काल में से मरुकांतर कहा गया। क्या कहा गया? मरुकांतर, ठीक है। रामायण काल में क्या गया? मरुकांतर। फिर राजस्थान शब्द का इससे पहले एक चीज़ और है जो मैं आपको मैप के द्वारा समझा दूँ, यानी कि महाभारत काल या फिर जो जनपद काल, रामायण काल के बाद में जो महाभारत या जनपद काल आया उसमें किस नाम से जाना जाता है। तो उसका मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, तो हम मैप के जरिए समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए, महाभारत काल के लीजिए जनपद काल, जो हमारे ऊपर का जो क्षेत्र था यानी कि गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि जो ऊपर के 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़, इसे योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर और इसके आसपास का क्षेत्र, इसमें मेनली तो बीकानेर था और उसके आसपास का जो छोटा मोटा जो भी क्षेत्र था उसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। और इसके जो बीकानेर के जो शासक होते थे उनको क्या कहा जाता था? शासकों को कहा जाता था जांगलधर बादशाह। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह। ये क्वेश्चन RBSC की बुक्स है उसके अंदर दे रखा है, तो एक बार एक एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो जांगलधर बादशाह पूछा जा सकता है कि किस जिले के शासकों को या फिर किस प्रदेश के शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। तो जांगल प्रदेश कहते थे बीकानेर उसके आसपास के क्षेत्र को, तो इसके शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता था, ठीक है। जैसलमेर जो था, जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन समय में मांड कहते थे या फिर वल्ल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांड या वल्ल, ठीक है। और जयपुर जो था वो सबको पता है कि जयपुर को हम बेराट कहते थे, और बेराट जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर के नाम से जाना जाता है। अलवर जो था, अलवर जयपुर और उसके कुछ आसपास का क्षेत्र था उसमें मत्स्य जनपद कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? मत्स्य जनपद। और इस मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो वर्तमान की विराट नगर या विराट इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसके बाद में एक सूरसेन प्रदेश था, सूरसेन प्रदेश था, ठीक है। इसके अंदर आता था
वर्तमान का भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था सूरसेन प्रदेश। तो पूछ सकते हैं कि सूरसेन प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते थे। तो जो पूर्वी जिले हैं तीनों, जो मथुरा मतलब कि यूपी से टच करते हुए मथुरा वाले क्षेत्र से जो संबंधित थे, तो करौली, धौलपुर और भरतपुर ये सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण के भाग के अंदर जो उदयपुर था और जो चित्तौड़ था, यानी कि मेवाड़, उदयपुर और चित्तौड़ दोनों मेवाड़ के क्षेत्र में आते थे। तो जो मेवाड़ के दोनों क्षेत्र है, उदयपुर और चित्तौड़, उसे शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जालोर है, जालोर को सुवर्णगिरी कहते थे। हमें पता है स्वर्णगिरी तो किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और सुवर्णगिरी जो है वो जालोर को कहा जाता था। जालोर का ही एक क्षेत्र है श्रीमाल, जिसे अभी वर्तमान में भीनमाल कहते हैं। इसे पहले हम श्रीमाल के नाम से जानते थे। ठीक है, एक चीज़ इसमें और लिख लीजिए, नागौर जो था, नागौर जो है, नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र, नागौर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता था अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नागौर और जो इसके आसपास का कुछ क्षेत्र है उसको अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये महाभारत काल के लीजिए, जनपद काल के लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट जो जिले थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, तो आप इनको थोड़ा याद रखिएगा। इसमें आपको अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का मैप अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ट्रिक काम नहीं करती वहाँ हमारे दिमाग में अगर मैप हो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो आप अगर मैप अच्छे से याद कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद में जनपद काल हो गया, महाभारत काल हो गया। अब एक बार हम मध्यकाल देख लेते हैं। मध्यकाल के अंदर भी इन जिलों के कुछ नाम थे, यानी कि जो मध्यकाल के अंदर जो बाहरी शासक थे, जो भी मुस्लिम शासक आक्रांता थे, उन्होंने हमारी जो रियासतें थी उन पर आक्रमण किया, उनको जीतकर उनका नाम परिवर्तित कर दिया। तो वो क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित है या नहीं है, यानी कि 4 रियासतें और उनका परिवर्तित नाम, या फिर उनका परिवर्तित जो नाम परिवर्तन करने वाले शासक है उनमें से सम्मिलित, असम्मिलित, या फिर सीधा प्रश्न भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। जो जयपुर रियासत थी, ठीक है, आपको याद है जयपुर रियासत जो थी, जिसे हम कहते हैं आमेर, क्या कहते हैं? आमेर रियासत। ठीक है, तो आमेर रियासत जो थी उसका जो शासक था उन्होंने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, ये आप सबको पता है। इसके अलावा जयपुर रियासत का जो नाम परिवर्तन करने वाला है वो था मोहम्मद शाह, और इसने जयपुर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। तो हम कहते हैं कि जयपुर के जो शासक थे वो क्या करते थे? अकबर के मेमने की तरह अकबर की सेवा करते थे, यानी कि अकबर के पीछे पीछे जो कहता था अकबर वही कार्य करते थे, मेमने की तरह उसके पीछे पीछे कार्य करते रहते थे। तो आमेर से क्या याद रखना है? मोमिनाबाद। ठीक है, और रखा किसने इसका नाम? मोहम्मद शाह ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा। इसे याद करने के उद्देश्य बता रही हूँ, कोई गलत मत लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करौली। करौली का नाम रखा था जब मोहम्मद घोरी ने हमारे यहाँ आक्रमण किया, तो उन्होंने करौली का ऊपर आक्रमण किया और इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया। करौली का जो दुर्ग था, तिमनगढ़ जो दुर्ग है, उसका नाम परिवर्तित किया और क्या रख दिया है? इस्लामाबाद। ठीक है, तो मोहम्मद घोरी जो थी वो इस्लाम धर्म का राजस्थान के अंदर जो इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद घोरी। ठीक है, तो किसका प्रचार करा था? इस्लाम का करा था। तो इसने पहले इसका नाम क्या रखा? इस्लामाबाद। तो याद रह जाएगा आपका, इस्लामाबाद कर दिया। क्या कर दिया? मोहम्मद घोरी ने इस्लाम का प्रचार कर दिया। तो करौली का नाम इस्लामाबाद रखा किसने? मोहम्मद घोरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तौड़। चित्तौड़ जो था उसका नाम हम सबको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण रहे राजस्थान के अंदर, तो उन्होंने चित्तौड़ का नाम परिवर्तन करके खिजराबाद, अपने पुत्र जो खिजर का था उसके नाम पर खिजराबाद रखा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक का मतलब अलाउद्दीन, के का मतलब खिलजी। ठीक है, शॉर्ट में एक के। फिर उसके बाद में मेवाड़ जो था, उदयपुर, यानी कि मेवाड़ उदयपुर जो था उस पर आक्रमण किया उदय सिंह के टाइम में, और उसको जीतकर उसका नाम क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। देखिए अकबर जो था वो जो मोहम्मद पैगंबर थे उसका अनुयायी था। ऐसे याद रख सकते हैं कि अकबर जो था वो भी मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहता था, और वो अकबर जो मोहम्मद पैगंबर जो थे उनका अनुयायी था, इसलिए उसने जो मेवाड़ जो थी हमारी सबसे बड़ी रियासत थी और बड़ी मुश्किल से उसने उसको जीता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद भी वो उस पर कंप्लीट मेवाड़ के ऊपर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया।
तो उसने उसका नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद। ठीक है, मोहम्मद का नहीं था इसलिए नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद। ठीक है, फिर जो जालोर आया, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट जालोर, जालोर का नाम जलालाबाद, जैसे जालोर जैसे जलालाबाद, आपको याद रखिएगा, रखा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चित्तौड़, जालोर और बाड़मेर, इन सबके युद्ध इंपॉर्टेंट रहे, जिनके नाम भी आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, फिर बाड़मेर जो है, बाड़मेर का जो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग, उसका नाम एक ने बदल कर क्या कर दिया, खेराबाद कर दिया। ठीक है, तो बाड़मेर में खेर मनाई बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो जैसे जलालाबाद जैसे जालोर, बाड़मेर का खेराबाद यानी कि सिवाना दुर्ग का खेराबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट जो प्रमुख रियासतें थी जिनका नाम परिवर्तित किया गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके बाद आया कि जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस शिलालेख के लीजिए या स्तंभलेख के लीजिए किसके अंदर किया गया। तो जो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो 2 शिलालेखों के अंदर मिलता है, एक तो है गोसुंडी शिलालेख और एक है बसंतगढ़ शिलालेख। तो राजस्थान का गोसुंडी शिलालेख जो है 532 ईसा पूर्व का है और बसंतगढ़ शिलालेख जो है 682 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो गोसुंडी शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम राजस्थानी मिला है, क्या मिला है, राजस्थानी मिला है। गोसुंडी शिलालेख कहाँ का है, तो नगरी चित्तौड़गढ़ का है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज इसने D.R. भंडारकर ने, इसकी खोज श्यामल दास ने की थी और इससे सबसे पहले पढ़ने का श्रेय दिया जाता है D.R. भंडारकर को। तो पढ़ा गया भंडारकर के द्वारा। ठीक है, इसको खोजा श्यामल दास ने और पढ़ने का श्रेय दिया जाता है भंडारकर को। देखिए कैसे याद रखेंगे कि भाई पढ़ेगा कौन, जिसके पास शब्दों का भंडार होगा। ठीक है, तो वही तो इसको पढ़ सकता है, क्योंकि क्या इसकी लिपि रही होगी, क्या इसकी भाषा रही होगी, तो जिसको इसकी लिपि और भाषा के शब्दों का ज्ञान होगा वही तो इसे पढ़ेगा। तो जिसके अंदर शब्दों का भंडार होगा वो इसको पढ़ेगा। तो शाम की नगरी के अंदर खोज हुई, शाम की नगरी में खोज हुई और जिसके पास भंडार था उसने इसको पढ़ा। भाषा क्या रही इसकी, तो जो मैक्सिमम शिलालेख वगैरह जो थे वो प्राचीन जो थे वो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते थे। इसको क्या कैसे याद रखोगे, बासी मतलब कि ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में ये था। ठीक है, खोज हुई नगरी, शाम की नगरी के अंदर और भंडारकर ने पढ़ा। गोसुंडी शिलालेख है 532 ईसा पूर्व का। इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मिलती है वो ये है कि जो वैष्णव धर्म जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं उसके प्रचार प्रसार का ये प्राचीनतम उल्लेख करता है। ठीक है, उसके वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का ये प्राचीनतम उल्लेख करता है। तो ये चीज़ भी इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके अंदर ले लिया। ठीक है, दूसरा हमारा आता है बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 ईसा पूर्व का है और उसके अंदर राजस्थानी शब्द मिला है, इसके अंदर राजस्थानी द्वितीय शब्द मिला है। ठीक है, राजस्थानी द्वितीय, देखिए है ये द्वितीय है लेकिन नाम द्वितीय है प्रथम, क्योंकि पहले था बसंतगढ़ शिलालेख उसके बाद में गोसुंडी शिलालेख आएगा। ठीक है, तो था प्रथम, ऐसे याद रखेंगे, नाम द्वितीय लेकिन था कौन सा, प्रथम। वैसे जब भी क्वेश्चन पूछेंगे दोनों एक साथ नहीं देंगे, या तो गोसुंडी शिलालेख देते हैं या फिर बसंतगढ़ देते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बसंतगढ़ शिलालेख ही दिया जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर है बसंतगढ़ शिलालेख का जो खोज हुई 682 ईसा पूर्व का है और राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख इसके अंदर मिलता है कहाँ पर, तो ये ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है, तो वहाँ पर वो बसंतगढ़ दुर्ग दे सकते हैं, क्योंकि सिरोही के अंदर एक बसंतगढ़ दुर्ग भी है। सिरोही का एक दुर्ग है, सिरोही का दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग। ठीक है, बसंतगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये सिरोही के अंदर ही है और बसंतगढ़ शिलालेख भी किसमें है, सिरोही के अंदर ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है खीमल माता मंदिर, बसंतगढ़ दुर्ग और 2 ऑप्शन और दे सकता है। तो मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि नाम ही क्या बसंतगढ़ शिलालेख, तो बसंतगढ़ दुर्ग में ही होगा। तो ये आप थोड़ा सा जो पढ़ेंगे उनको थोड़ा ध्यान रहेगा कि बसंतगढ़ दुर्ग है सिरोही में, लेकिन बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो वहाँ पर एक खीमल माता मंदिर है, उसके अंदर बसंतगढ़ शिलालेख मिला था। ठीक है, और इसके अंदर किसका उल्लेख है, तो मेवाड़ के जो शासक है शिलादित्य, कौन, शिलादित्य, उसका उल्लेख मिलता है किसके अंदर, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान का नाम, यानी कि ब्रिटिश काल के अंदर राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। तो देखिए ब्रिटिश काल में 2 नाम जाने जाते थे, एक तो राजपूताना के नाम से जाना जाता था राजस्थान को, और एक जो शब्द इसके लिए उपयोग किया गया राजस्थान, राजस्थान या फिर रजवाड़ा। ठीक है, तो ये शब्द दिए किसने, उनका वो देखते हैं हम। राजपूताना जो शब्द दिया था वो
वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। अब हमें ये चीज़ कहाँ से पता चली कि जॉर्ज थॉमस ने प्रथम बार राजपुताना शब्द दिया? तो जो एक व्यक्ति थे विलियम फ्रैंकलिन, उनकी एक रचना थी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में लिखी गई। इस रचना से पता चला कि जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले। ठीक है, तो सीधा ये मत कर देना कि विलियम फ्रैंकलिन। पूछ सकते हैं कि ये बुक किसकी है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो अच्छे से पढ़ते नहीं है वो सोचते हैं कि जॉर्ज थॉमस की बुक होगी जिसके अंदर राजपुताना शब्द का उल्लेख किया है, लेकिन ये बुक तो फ्रैंकलिन की थी और इसने लिखी किसके ऊपर थी? जॉर्ज थॉमस के ऊपर, और उसमें राजपुताना शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है राजस्थान, जो वर्तमान नाम है राजस्थान या फिर रजवाड़ा। तीनों एक जैसे नाम है, इसलिए इनको अलग से याद रखना है। ये तीनों नाम जो दिए वो कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थान की पॉलिटिकल एजेंट थे। इन्होंने अपनी बुक, जो इनकी खुद की बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसे अन्य नाम सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका अन्य नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने ये तीनों शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया है। ठीक है, ये बुक जो थी ये अंग्रेजी के अंदर थी और इसका 1829 के अंदर लंदन में प्रकाशन किया गया। लेकिन इसी बुक का हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी के अंदर इसका अनुवाद किसने किया? तो 1829 के अंदर जब ये लंदन में प्रकाशित हुई, उसके बाद में 1835 के अंदर हमारे राजस्थान के जो गौरी शंकर ओझा थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो थे, उन्होंने इसका हिंदी के अंदर अनुवाद किया। ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया इस बुक का? ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। इनको राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। किसको? गौरी शंकर ओझा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का विश्लेषक कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल के बाद में स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का कैसे कैसे नाम परिवर्तित हुआ। तो राजस्थान जो है स्वतंत्रता के समय 20 श्रेणी का राज्य था। 4 श्रेणियों में बटा था भारत, ए, बी, सी और डी। ए के अंदर कौन कौन से राज्य आते थे? तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वो ए में आते थे। बी के अंदर जितनी भी रियासतें थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी अनेक रियासतें थी, इसलिए राजस्थान 20 श्रेणी के अंदर आता था। सी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश आते थे, जिसके अंदर 4 थे। कौन कौन से? एक तो पूर्व बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा, और एक कौन सा था? दिल्ली। चौथा है दिल्ली। ठीक है, तो 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है, जिसे हम संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, तो वो किस में आते थे? सी के अंदर। जो सी श्रेणी होती थी उसमें आते थे। डी में क्या आएंगे? डी में अर्जित जो प्रदेश होते थे, ठीक है, वो डी के अंदर आते थे। ठीक है, मैंने 4 श्रेणियाँ बता दी है। तो साथ के साथ बताया मैंने कि पॉलिटी, जहाँ इतिहास का टॉपिक आएगा इतिहास, और जहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ होगी वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था। क्यों आता था? कारण बता दिया, क्योंकि 20 श्रेणी के अंदर रियासतों को रखा जाता था और राजस्थान के अंदर क्या थी? रियासतें थी। ठीक है, फिर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, वो राजस्थान का एकीकरण जो है रियासती विभाग के द्वारा किया गया। रियासती विभाग का गठन कब हुआ? तो जुलाई 1947 में हुआ। और किसकी अध्यक्षता में? पटेल की अध्यक्षता, वल्लभ भाई पटेल उसकी अध्यक्षता में हुआ। इसके सचिव वीपी मेनन थे। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण किया गया। प्रथम चरण जो था, इंपॉर्टेंट चरण देखेंगे हम, क्योंकि जो चरण है वो इतिहास का टॉपिक है, तो इतिहास के अंदर मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट इसे भूगोल की दृष्टि से है वो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ कि जो प्रथम चरण है उसके अंतर्गत मत्स्य संघ का निर्माण किया गया 18 मार्च 1848 को। ठीक है, लेकिन राजस्थान शब्द का इसे एकीकरण के चरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, जो दूसरा चरण था 25 मार्च 1948, उसमें किया गया। कैसे? उस दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, तो उसके अंदर पूर्वी राजस्थान संघ के लीजिए राजस्थान संघ, तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एकीकरण के अंदर किस चरण में हुआ? दूसरे चरण के अंतर्गत हुआ। ठीक है, राजस्थान शब्द का विधिवत या वैधानिक मान्यता इसको कब मिली? राजस्थान शब्द को तो ये मिली थी इसको 26 जनवरी 1950 के अंदर, यानी कि जो छठा चरण था 26 जनवरी 1950, उसके अंतर्गत इस शब्द को वैधानिक मान्यता मिली। इस वक्त इसको राजस्थान जो था उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, सिर्फ राजस्थान शब्द को विधिवत या वैधानिक मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, छठे चरण के अंदर। चरण याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिलेगी? जब एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। एकीकरण हमारा 7वें चरण के अंतर्गत कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 1954 में, और इसको राज्य के रूप में मान्यता मिली। किसको? राजस्थान को। ठीक है, फिर जो दिसंबर 1953 के अंदर जो एक आयोग का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी सिफारिश के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण
कंप्लीट हुआ और राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राजस्थान दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च को, ये हम सब जानते हैं, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस, क्योंकि राजस्थान की स्थापना, राजस्थान राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुई, इसलिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजस्थान का एकीकरण जब पूर्ण हुआ तो इसके अंतर्गत 1 नवंबर 1956 तक क्या स्थिति राजस्थान की रही। तो जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब इसमें 5 संभाग थे और 26 जिले थे। ठीक है, 5 संभाग और 26 जिले थे। 5 संभाग के अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये 5 जिले थे। ठीक है, वर्तमान में कितने? 7 संभाग है। तो कैसे हुए 7 संभाग, कैसे हुए? तो देखिए, अप्रैल 1962 के अंदर जो संभागीय व्यवस्था थी इसको सुखा दिया, यानी कि इसको समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को किसने सुखा दिया या समाप्त कर दिया? तो सुखाड़िया ने सुखा दिया या समाप्त कर दिया। कब? अप्रैल 1962 के अंतर्गत। फिर 62 से 87 के अंदर हरिदेव ने जोश जोश के अंदर इसको पुनः प्रारंभ किया। 26 जनवरी 1987 में हरिदेव ने जोश जोश के अंदर इसको पुनः प्रारंभ किया। तो 26 जनवरी 1987 को, यानी कि इसी तारीख को, छठा संभाग हमारा अस्तित्व में आया, अजमेर। ठीक है, याद रखिएगा कि किसके, कौन से सीएम के काल में आया? अजमेर संभाग कौन से सीएम के काल में बना? तो हरदेव जोशी के काल में बना। कब बना? 26 जनवरी 1987 को। इसी टाइम में संभागीय व्यवस्था की पुनः प्रारंभ हुआ। फिर 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य का काल था और इसी टाइम में 7वां संभाग यानी कि भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। वर्तमान में 7 संभाग है। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। ये इनका जो लोकेशन है वो भी मैं आपको मैप के अंदर बता दूंगी, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा 26 जो जिले हैं उसके अंदर 26वां जिला हमारा अजमेर बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, फिर 27वें से याद रखना आपको, 26वें तक तो सबको याद है, 27 से लेकर 33 तक आपको याद रखना है। तो 27वां जिला बना, डेट है 15 अप्रैल 1982 को। कौन सा बना? धौलपुर। 28वां, 29वां और 30वां तीनों एक ही डेट को बने, 10 अप्रैल 1991 को। इनका क्रम रहा 12, दौसा और राजसमंद। 31, 32 और 33। 31वां बना 12 जुलाई 1994 को। फिर 19 जुलाई 1997 को 32वां करौली को बनाया गया और 33वां 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को बनाया गया। अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो मेरे हिसाब से सबने वही ट्रिक याद की होगी, मुझे भी याद नहीं मैंने कहाँ से याद की, लेकिन ये ट्रिक लगभग सबको यही बताया, तो मैंने भी यही ट्रिक याद करके धोबा, अच्छा मैंने लिख रखी है। ठीक है, ये रही धोबा, दोरा, हनु, करो, प्रताप, या धोबा, दोरा, हक और फिर प्रताप। ठीक है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो धो से धौलपुर, बा से बारा, दो से दौसा, रा से राजसमंद और हनु यानी हनुमानगढ़, करोल यानी करौली और प्रताप से यानी कि प्रतापगढ़। ठीक है, मैंने भी इसी तरीके से याद कर रखी। ठीक है, ट्रिक अच्छी ट्रिक है, तो आपको याद भी रह जाएगा। बस आपको डेट याद रखनी है। तो आपको लास्ट की ईयर सबसे पहले याद होनी चाहिए, तारीख बाद में याद हो, लेकिन ईयर पहले याद होनी चाहिए। पहले 82 है, फिर 91, 3 साल बाद 94, 3 साल बाद 97। इसमें 3 का गिफ्ट है। ठीक है, पहले 82 याद रखिएगा, उसके बाद में 91 याद रखना है, 91 के 3 साल बाद में फिर 94 और 94 के 3 साल बाद में 97। ठीक है, फिर लास्ट का 2008 प्रतापगढ़ बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो आज ये हमारा जो राजस्थान के नामकरण को लेकर वीडियो था, और मैंने कोशिश की है कि इसके नामकरण को लेकर जितना भी डिटेल था वो सारी आपको करवा दी है। आई होप आपको पसंद आएगी। एक बार हम इसके संभाग देख लेते हैं कि संभाग की क्या व्यवस्था है। तो देखिए, एक बार संभाग भी आप मैप से देख लें ताकि आपको याद रहे। बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, ये 4 संभाग ऐसे जिसके अंदर 4 जिले हैं। ठीक है, हमें लगभग मुझे लगता है कि आप सबको याद होंगे, फिर भी एक बार मैप से देख लेते हैं। जो जिन्होंने पहली बार क्लास देख रहे हैं और या फिर जिन्होंने अब तक भूगोल को इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो उनको भी अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, उत्तर के 4 जो जिले हैं वो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है कि 4 जिले किन संभाग के अंदर है। तो 4 से 4 संभाग ऐसे 4 ही जिले हैं उनके अंदर। कौन? बीकानेर के जस्ट नीचे अजमेर के साइड में कोटा संभाग और कोटा के बिल्कुल पास में भरतपुर संभाग। यानी कि आपको एल याद रखना है इसके अंदर कि जो ये 4 संभाग है, ये 4 संभाग में 4 जिले हैं। ठीक है, बीकानेर के अंदर आ जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ और जस्ट इसके नीचे वाले बीकानेर और चूरू। ठीक है,
हमारे अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन सा आएगा, तो नागौर आ जाएगा, ठीक है, हमारा प्रिय है, और हमारा अजमेर, ठीक है। दोनों का आजकल पता ही नहीं कौन सा नागौर है और कौन सा अजमेर है, क्योंकि लगभग दोनों एक ही हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में पास में जस्ट भीलवाड़ा और इधर टोंक, ठीक है, 4 ही हो जाएंगे, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, 4 ही संभाग जो है अजमेर संभाग के अंदर आ जाएंगे चारों जिले। फिर कोटा संभाग के अंदर कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, सबको याद रहे मुँह पर ही, ठीक है। फिर आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर के अंदर अलवर को मत लेना, ठीक है। मैक्सिमम जो गलती होती है वो अलवर से ही होती है। भरतपुर जो संभाग है उसमें अलवर नहीं आएगा, ठीक है, बस इतना से याद रखिएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये चारों भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच गए हमारे 3 संभाग। 3 संभाग में से एक संभाग में 5 जिले आते हैं और बाकी जो 2 संभाग है उसमें 6 जिले आते हैं। कितने? 6 जिले आते हैं। उदयपुर संभाग के अंदर भी 6 जिले आते हैं, जोधपुर के अंदर भी 6 जिले आते हैं, और एकमात्र जयपुर संभाग है जो बीच में है, इसमें 5 जिले आते हैं, ठीक है। तो एक में 4 आते हैं, एक में 6 आता है, इसके बीच में एक रह गया जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं, ठीक है। तो 5 जिले कौन कौन से? मिडल में है जयपुर, 2 इधर के 2 इधर के, यानी कि इधर सीकर झुंझुनू साथ में टच कर रखे, इधर अलवर और दौसा साथ में, ठीक है, एक के नीचे एक है। तो मिडल में कौन सा? जयपुर, और जयपुर के 2 इधर 2 इधर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। फिर इधर जो जोधपुर संभाग देख ले, जोधपुर में हमारा पश्चिमी एरिया पूरा आ जाएगा, थार वाला एरिया जो है जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ठीक है, और जोधपुर और पाली, ठीक है। ये 6 जिले जो है जोधपुर संभाग में आ जाएंगे। और उदयपुर संभाग के अंदर हमारा राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो सारा उदयपुर संभाग में आ जाएगा। तो मेवाड़ में क्या क्या आता था? राजसमंद भी इसी के अंतर्गत आता था, चित्तौड़ आता था, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। चित्तौड़ का थोड़ा सा भाग इस तरफ है, तो ये भी किसमें आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और कैसा लगा मेरा प्रयास? अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद में हम इसकी स्थिति और विस्तार का कंप्लीट जो भी है, जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो भी लेके आऊँगी। और इसकी जो आज मैंने पढ़ाया है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चन डाल दूँगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी करना, ठीक है।